बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। आपके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं क्या होने वाला है, मार्शल लॉ लगने वाला है, एमरजेंसी लगने वाली है, हुक्म अदूली होने वाली है। होने क्या जा रहा है? मरी का इजलास नवाज शरीफ साहब ने मुलतवी अचानक क्यों किया था, ये आज के व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। ऐसी खबर एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने लगा हूँ, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। मालूमात की बुनियाद पे ये मालूमात इकट्ठी की हैं मैंने, तब मैं जाके बोल रहा हूँ। मैंने कहा कभी इंशाअल्लाह शुरली नहीं छोड़ूंगा। आपने साथ रहना है। क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हो चुके हैं, क्या होने जा रहा है, पहले कौन डबल गेम कर रहा था, ये सब कुछ बता रहा हूँ आज की व्लॉग में इंशाअल्लाह। बस जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। आप मज़े मज़े की ख़बरें लें, मालूमात से भरपूर ख़बरें लें और एक्सक्लूसिव न्यूज़ लें, ये आपका हक़ है। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा वाटर प्रोजेक्ट, दो तीन बंदे मिल के लगा लें, तो ये इससे ज़्यादा कार सवाब और सदका जारिया हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव न्यूज़ पे आने लगा हूँ। उससे पहले ये छोटी सी वीडियो देख लें। ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की है। इसको भी यूथिये जोड़ रहे हैं सारी सूरत हाल के साथ। वीडियो ज़रा सख्त है, नो डाउट। को शायद हो सकता है कोई पैगाम हो, कोई मैसेज हो, कोई इस तरह की बात हो, लेकिन ये देख लीजिए, ये लीजिए। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने एक व्लॉग किया और उन्होंने बताया को एमरजेंसी, को मार्शल लॉ की, को जजेस को फारिग करने की। इस पे भी मैं आता हूँ। ये बात क्या है असल में, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। ये लीजिए। तो ये वक्त जू जू गुजर रहा है। अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। सीधी सी बात है। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। तावक्त है कि उनकी को गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यू टर्न से इबारत है। वो किसी एक बात पे भी कायम नहीं रहते। इसीलिए हमें उनकी मजलूमियत तो नजर आती है। फौज की भी मजबूरी देखें। वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आके क्या करेगा। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहा क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामला कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अगरचे इस वक्त कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इस वक्त मुल्क को, यानी एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसको अगर साइड पे रखें ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। बात ये है मामलात कहाँ जा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक दो दिन पहले एक व्लॉग किया। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब बात ये है कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है, एमरजेंसी भी लग सकती है, सारे जजेस फारिग हो सकते हैं, फिर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के जजेस PCO वाले ले आएगी और फिर इन सब को फारिग कर देगी और फिर इमरान खान की ऐसी तैसी फेर देगी। अभी फिच का ये कल जो रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, वो फिच ने एक पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट दी है कि ये को हुकूमत 18 महीने चलेगी या उससे कुछ ज़्यादा चलेगी। इमरान खान फ़िलहाल जेल के अंदर रहेंगे और उसके बाद अगर ये हुकूमत जाती है तो फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। अच्छा, जावेद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि अगर ये हुकूमत गई और कोई एमरजेंसी लगी और ये हुकूमत फारिग हुई या मार्शल लॉ लगा, तो उसके बाद एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी और जहांगीर तरीन साहब ये वज़ीर आज़म हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने मालूमात की बुनियाद पे नहीं, ये अफवाहों की बुनियाद पे बात की है कि ये दारुल हुकूमत में ये अफवाहें चल रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं आपको मालूमात और अथेंटिक मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास मालूमात हैं। बात यह है कि हुक्म अदूली तो हो रही है, बात यह है कि करारदाद भी जमा हो रही है, बात यह है
कि जजेस एडहॉक जजेस हैं वो भी लग रहे हैं, और बात ये है कि ये जो फ़ैसला आया है रिज़र्व्ड सीटों का, ये जो मखसूस सीट्स का नशिस्तों का फ़ैसला आया है, इसको भी कोई मानने नहीं जा रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार पिछले बहुत सारे वीलाग्स में कह रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो इजलास मुलतवी किया अचानक मरी का, ये इजलास क्यों मुलतवी किया, क्या वजह क्या है, क्या चक्कर है, क्यों मुलतवी किया गया। इस इजलास में नवाज़ शरीफ साहब तो काफ़ी अरसे से मरी में बैठे हैं, मरीम नवाज़ साहबा भी गईं और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी गए, 2 दिन वहीं पे रहे और मुलाकातें भी हुईं। उसके बाद बताया गया कि कुछ अहम उनके पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई, लेकिन एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। मैंने एक व्लॉग भी किया था। मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश होती है कि आप मालूमात की बुनियाद पे करें। मैंने आपसे कहा कि जब आप ये कहें कि जी अल्लाह को हाजिर नादिर जान के और अल्लाह को जवाब दी, भाई ये तो वैसे लोगों ने मजाक बना रही है। सहाफ़त बज़ात खुद एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत, ये पेशा एक इबादत है, बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत लोग एक व्लॉग की बुनियाद पे 2 दफ़ा मेरे अपने साथ हो चुका है, बाकी दोस्तों के साथ हो चुका है, वो अगवा हो जाते हैं, उनको एजेंसियां अगवा करती हैं, बाकी लोगों की पत्नी एक बात कर रहे होते हैं, हज़ारों लोगों की दुश्मनियां समेट ले रहे होते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है ना, ये अब जब आप अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखेंगे तो सहाफ़त उस वक्त ज़िंदा रहेगी। तो मालूम, बाकी गलती इंसान से हो सकती है, इंसान ख़ता का पुतला है, कई दफ़ा हो जाती है। ये जनाब बात ये है कि कहा गया कि ये मुहर्रम की वजह से ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। मैंने उस वक़्त भी कहा मुहर्रम की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुहर्रम के अंदर ही तो ये इजलास बुलाया गया। उस वक़्त नहीं पता था कि ये मुहर्रम है, मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम शुरू है। जब इजलास बुलाया गया तब भी मुहर्रम शुरू था, ठीक है ना, और जब इजलास मुलतवी हुआ तब भी मुहर्रम की गालिबन 7वीं या 8वीं थी, ठीक है ना, और जब उसको मुलतवी किया गया। अब मुझे और यही कहा कि जी मुहर्रम की वजह से इजलास मुलतवी हुआ है, फिर कुछ अरसे के बाद ये इजलास लाहौर में मुनक़िद होगा दोबारा। लेकिन उस इजलास से पहले मरीम नवाज़ साहबा से भी बहुत डिटेल्ड मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। 2-3 दिन के अंदर अंदर 4 मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म की नवाज़ शरीफ साहब के साथ। तो ऐसे मजाक तो नहीं है कि वज़ीर आज़म की नवाज़ शरीफ साहब के साथ 4 मुलाकातें हों 2 दिन के अंदर। साथ जो बहुत बड़ी मुलाकात हुई है ना, जिसका मुझे अथेंटिक मालूमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया ना, वो मैं बस इशारतन कहूँगा, इधर से 2 भाइयों की मुलाकात और उधर से भी कोई 2 भाइयों की मुलाकात। मैं अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगहों पे रियल भाई ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो बहुत समझदार हैं, मैं उनसे सीखता होता हूँ, ठीक है ना। इधर से भी 2 भाइयों की मुलाकात और उधर से भी 2 भाइयों की मुलाकात, और इन 4 लोगों की मुलाकात मरी में हुई है। नवाज़ शरीफ साहब ने खुल के एहतजाज किया है। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है देखेंगी बात यह है कि अगर तो ये हुकूमत नहीं चलानी और इसी तरह से ऊधम मचे रहना है, इसी तरह से इंतशार रहना है, अदम इस्तेकाम रहना है, और आपने डबल गेम करते रहनी है, ठीक हो गया। नवाज़ शरीफ साहब ने ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर दूसरी तरफ से डबल गेम होती रहनी है, जो कि हमें शक नहीं यकीन है, हमारे बहुत सारे लोगों को यकीन है, तो आगे से यकीन दिलाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको गलत फहमी है। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अगर तो ये इस अदम इस्तेकाम इंतशार ये ऊधम रहना है, अगर तो उधर से ये सहूलतकारी जारी रहनी है इमरान खान की और उसकी जमात की, तो फिर मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ कि ये आज ये असम्बली तोड़ देते हैं, ठीक हो गया। फिर बेशक आप टेक्नोक्रेट लाएं, फिर आप नया इलेक्शन करवाएं, फिर कुछ भी कराएं, ये असम्बली तोड़ देते हैं, ये निकल जाते हैं, या ये रिज़ाइन कर देते हैं। आप किसी के साथ मिला के हुकूमत बनवा लो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, आप ये कर लो। और अगर इस्तेकाम रखना है, मईशत को आगे चलाना है, हमने ही हुकूमत करनी है, हमने ही मईशत को आगे लेके जाना है, हमने ही सारी चीज़ों को ठीक करना है, तो फिर ये खिंच ख़त्म होनी चाहिए। फिर ये गड़बड़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, फिर ये इस तरह से नहीं होना पड़ेगा।
ये इस तरह से हुकूमत चल नहीं सकती। अगर इसको नहीं चलाना तो फिर हम आज ही ख़त्म कर देते हैं। ये बड़ा दो टोक अंदाज में ये बयान किया, और दोनों बड़े बैठे थे और इधर भी दोनों बड़े बैठे थे, दो भाई इधर और दो भाई उधर से। ठीक हो गया, ये चार, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ठीक है ना, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद ये तय हुआ कि आइंदा शिकायत नहीं होगी। ये तय हुआ कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी ने बताया, बहुत ही ऑथेंटिक बंदे ने, ये तय हुआ कि अब आप इसे तुन के रखो। ठीक हो गया ना, और हमारी तरफ से हर किस्म की मदद होगी, हमारी तरफ से हर किस्म की सहूलतकारी फैसिलिटेशन होगी, जिसके हम कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं हुकूमत को हर किस्म की सहूलतकारी प्रोवाइड करने की। ठीक हो गया, और आपको किसी किस्म की कोई शिकायत आइंदा नहीं मिलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा मैं ये करता हूँ वो कहूँ, उन्होंने कहा जी आप बता दें मुझे कि ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ज़रा सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये सिर्फ मेरे तक मालूमात पहुँची, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इस पर आंखें बंद करके अंधाधुंध मैंने बिलीव कर लिया, क्योंकि उसको मैं मेरा एक शुरू ही से एक वतीरा है कि मैं उसको काउंटर चेक करता हूँ, मैं फिर कोई डिफरेंट अंदाज में भी उसको काउंटर चेक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ हुकूमत के ज़ोमा से या नून लीग के अंदर से मैंने पता किया, और मैंने ये मालूमात उस तरीके से नहीं शेयर की। हाँ, बंदे को ऑनेस्टली बताना चाहिए। मैंने जब यही कहा, जिनको मैंने 2-3 दिन पहले भी विलाग किया और कहा कि जी डबल गेम हो रही है वगैरह वगैरह, और जिनको मैंने कहा हमेशा से ही ये होता था इस तरह से खदशा, इस तरह की बातें कि ये डबल गेम हो रही है वो, तो मैंने कहा जी अब भी हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई 2-3 दिन से वो डबल गेम बंद हो गई है। ये मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ। ठीक हो गया ना, कोई 2-3 दिन से 2-4 रोज से ये डबल गेम बंद हो गई। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा हमें पता है। ठीक हो गया ना, आगे नहीं बताया। अब जरा इसको और उसके डार्ट्स में लाइए तो वो कहते हैं कि जी बंद हो गई है। मैंने कहा बंद पहले किस लेवल पे हो रही थी? उन्होंने कहा जिस लेवल पे भी हो रही थी, कोई धड़ा कर रहा था, तो जब ये यकसुई पैदा हुई है, उनके अपने अंदर भी यकसुई पैदा हुई है, तो वो धड़ा भी दब गया है। और ये भाई मैं ये मालूमात की बुनियाद पे कोट अनकोट बता रहा हूँ, बाकी कोई गलत बताता है या कोई, तो ये वो रावी की गर्दन पे दरोग बर गर्दन रावी वाली बात है। उस तरीके से मैं कोई न बयान को बढ़ाता हूँ, ना मैं शुरली शामिल करता हूँ। ठीक हो गया ना, अल्लाह के करम से आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे संजीदा और बड़े सीरियस लोग सुनते हैं। शुरली से व्यूज़ नहीं लेने, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि क्या ये संजीदगी है कि ये जो जजेस का लगाना, एडहॉक जजेस का, और ये जो पाबंदी वाला इशू, और ये तो सारे ये इदारे आपके पीछे खड़े हैं, और वो इदारा जिनके बारे में पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पीछे खड़ा है, ये फैसला हुआ है। अब आगे तो उन्होंने नहीं बताया कि ये फैसला कहाँ हुआ है, और वो मालूमात मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी थी। अब जो जावेद चौधरी साहब ने विलाग किया कि जनाब बात ये है कि को मार्शल लॉ लगेगा या ये होगी या वो होगी। हाँ, एक बात मैं और बताता चलूँ कि मुझे उस नून लीग के अहम तरीन ज़रिए ने यह भी बताया कि ये 2 हफ्तों के अंदर आपको बहुत कुछ क्लैरिटी नज़र आएगी, और अगर कोई मामलात गड़बड़ हुए तो फिर कुछ और हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा जी जावेद चौधरी साहब ने भी एक विलाग किया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो है ना, इस तरीके से कोई मार्शल लॉ लगने वाला है, कोई इमरजेंसी, कोई हुकूमत फारिग हो जाएगी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी, जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा मैं आपको बताऊं कि अगर बिल फॉर टेक्नोक्रेट आती है, और टेक्नोक्रेट में कोई शिबली फराज को तो लगा नहीं देंगे। टेक्नोक्रेट में अगर टेक्नोक्रेट कौन कौन होंगे? मसलन जहांगीर तरीन साहब होंगे, मसलन फैसल वाडा साहब होंगे, मसलन मोहसिन नकवी साहब होंगे, तो वो होंगे तो वही फवाद हो सकता है वो हों, या कोई और ये मौजूदा वज़ीर ख़जाना हों जैसे, तो फिर उसमें तो वो फीच वाली बात है कि खान साहब की तो अभी जेल यात्रा लंबी है। ये तो मैं आपको यूथियों को बता दूँ पक्का। ठीक हो गया ना, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते में ये क्लैरिटी आ जाएगी, ये फैसले में तय हुआ है।
और 2 हफ्तों में तकरीबन क्लैरिटी आ जाएगी, 2-2.5 हफ्तों में। अगर इसमें क्लैरिटी ना आई तो फिर कोई गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि गड़बड़ की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब हुक्म अदूली भी होगी, और हुक्म अदूली इस तरह से होगी कि ये गैर आइनी, हुकूमत ये समझती है कि ये गैर आइनी फैसला है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त फैसला हो भी चुका हो कि क्या करने लगे हैं। और इलेक्शन कमीशन के पीछे अगर पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बात है, पार्लियामेंट खड़ी होगी, हुकूमत भी खड़ी होगी, और मुझे ये पता चला है कि पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल ऑन बोर्ड है इन सारी सूरत हाल में। सारी सूरत हाल में सिर्फ वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, और अपना इमेज बचाने के लिए, और अवाम में और इधर उधर वो अच्छा बनने के लिए वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि बिल्कुल ऑन बोर्ड है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी हिल भी नहीं सकती उनकी मर्जी के बगैर, कि जिनकी मर्जी से वो यहाँ हुकूमत में शामिल हुए थे, मतलब इनको वोट दिया था, और बाकी आईनी ओहदे सारे लेके बैठे हैं, तो आप नहीं हिल सकते। ठीक हो गया ना? उन्होंने कहा बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद जो है ना कि 2-2.5 हफ्ते, तो फिर मैंने कहा जावेद चौधरी साहब ये वो कह रहे हैं, तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर आई तो फिर ये होगा। ठीक हो गया ना? और अगर आई तो सिर्फ, मैंने कहा कि अदलिया की बुनियाद पर, उन्होंने कहा अदलिया की बुनियाद पे नहीं। अब वो ये नहीं मानेंगे, हुकूमत ये समझ रही है कि ये गैर आइनी फैसला है, इस गैर आइनी फैसले को हम नहीं मान सकते, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि हर आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में शामिल होगा। वो शामिल हो गए हैं जिसमें उन्होंने शामिल होना था। दूसरी बात यह है कि हर आज़ाद उम्मीदवार, अब वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर, तो ये कहाँ से निकल आया? ये कौन सी आइन की शिक या आइन का आर्टिकल है, कौन सा? अभी मैं देख रहा था कि पीटीआई का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुश्तरका इजलास हुआ है। इस मुश्तरका इजलास करने की क्या ज़रूरत थी? आपके मुताबिक तो साहबजादा हामिद रज़ा फारिग हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया, उन्होंने कहा है कि ये सारी की सारी जो नशिस्तें हैं ये पीटीआई को दे दें। तो आपको साहबजादा हामिद रज़ा को साथ बिठाने का फ़ायदा उसका क्या है? सिर्फ इसलिए कि उनको भी पता है कि साहबजादा हामिद रज़ा ने लिख दिया लेटर, ये तो मेरी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं, इनको तो करें ना नाअहल चुप करके, क्योंकि इन पे जो डिफेक्शन क्लास लगेगी ना, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाली है, ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी को आप ज्वाइन करें और उसको फिर छोड़ के अब उसके बाद आप कहें कि दूसरी को? खुला बादशाही तो नहीं है ना, कि जिसकी जो मर्जी आए, जो आइन जिस तरीके से मसक कर दे, आइन जिस तरीके से री राइट कर दे, दोबारा तहरीर कर दे, इस तरीके से। अब तो यहाँ भी बहस शुरू हो चुकी है, और इवन गालिबन एक मुकदमे में चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि भाई हम क्यों तशरीह करें आइन की, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्यों तशरीह करे? तो आइन इतना वाज़ेह होना चाहिए कि हर बंदे की समझ में आनी चाहिए, और है भी वाज़ेह। सुप्रीम कोर्ट कहाँ ऊपर से उतर आई कि वो को मुकद्दस गाय है कि जनाब वो आइन की हर शिक की तशरीह करे। तशरीह करते करते उसको खैर से रीराइट कर देते हैं, वो शिक्के निकाल देते हैं। कभी आइन में नहीं निकलती तो काली डिक्शनरी ला के वो कालक माल देते हैं, और ये इस सूरत हाल पे वो आ जाते हैं। तो ये क्यों करे? आइन की तशरीह क्यों करते? चलो तशरीह की हद तक भी हो तो फिर भी ठीक है, ये रीराइट कर देते हैं। ये राइट करने का मतलब आइन में उसका जिक्र ही नहीं होता और आप कर देते हैं। तो अब बात यह है कि ये वाली सूरत हाल है, और वो मानना तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई वो मानेगा और वो फैसला नहीं मानेगा। पहले भी फैसले नहीं माने, पहले खुद जब बंदियाल साहब थे जो खुद इनकी दिन रात सहूलतकारी कर रहे थे, इलेक्शन वाला फैसला उनका भी नहीं माना, तो उन्होंने क्या कर लिया उस वक्त? अब भी इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी है, उन्होंने कहा जी आप डट जाएं, हम पीछे खड़े हैं, कोई तौहीन अदालत का नोटिस देगा तो देखेंगे फिर क्या होता है। अब उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, आपको मज़ा भी आया होगा, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।